नमस्कार मित्रों, इन दिनों में पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी चर्चा है और तिरंगा यात्रा का संदर्भ साथ में जुड़ गया है। तो पूरे माहौल में चर्चाएं वही हो रही हैं जो उन घटनाओं की जो 75 बरस पूर्व हमारे देश को, या ये कह लीजिए कि हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को झेलनी पड़ी थी, जिनका सामना करना पड़ा था। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ इतिहास का पहलू नहीं है, इसमें भाषा का पहलू भी है, साहित्य का भी है और वैचारिकता का भी है। बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ दंगों का पहलू नहीं है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन इसमें सारे पहलू जब जुड़ जाएं तो उसके बाद हमें उससे उपलब्धियां भी बड़ी विचित्र और विलक्षण किस्म की होती हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपसे बांटता जाऊंगा और जहाँ कहीं मैं गलत हूँ मुझे बाद में आप किसी भी रूप में सूचित भी कर सकते हैं, आपका अधिकार भी है और मैं स्वागत भी करता हूँ। मेरी रिसेप्टिविटी है, स्वागत करने की सामर्थ्य है। और सबसे पहले मैं उल्लेख ये करता हूँ कि जब ये फैसला हुआ, उस फैसले में गांधी भी थे और पंडित नेहरू भी थे, जिन्ना भी थे, लियाकत भी थे। चर्चा माउंटबेटन के साथ हुई। तो माउंटबेटन, ये शायद जून के फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह की बात है। और बाकायदा माउंटबेटन ने स्पष्ट कर दिया कि ये निर्णय तो हो गया भाई कि आपका देश का दो हिस्सों में बंटवारा होगा, एक पाकिस्तान बनेगा, दूसरा भारत बनेगा। भारत के नाम पर कुछ लोगों को आपत्ति है। आपत्ति ये भी उठाई गई थी कि ये भारत तो दोनों का जॉइंट था, तो ये हिंदुस्तान नाम रखें। जबकि नेहरू और अन्य लोगों का ये कहना था कि ये संभव नहीं है, भारत नहीं बंट रहा, दो हिस्सों में पाकिस्तान नया देश एक सामने, उसका एक भाग जो है वो पाकिस्तान के रूप में गठित हो रहा है, भारत का गठन नहीं हो रहा। इसलिए हम विशेष रूप से अलग से मांग नहीं करेंगे कि भारत का विभाजन, हम भारत का शब्द नहीं मांगेंगे, क्योंकि भारत का विभाजन तो हो नहीं रहा। विभाजन क्या हो रहा है कि पुनर्गठन हो रहा है, और उस पुनर्गठन में पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आ रहा है। भारत है, आप पहले से है, तो ये नाम मांगना और इसके ऊपर दावेदारी करना, ये बात बेतुकी हो जाएगी। बहरहाल बहस ख़त्म हुई। लेकिन उसमें अब माउंटबेटन ने यह कहा कि जो बात अपने यहाँ निर्णय ले रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने अपने लोगों को स्वयं ही इस बारे में रेडियो पर सूचित करें, संबोधित करें, ताकि लोगों के मानसिक रूप से तैयार हो जाएं और जो अफवाहों के आधार पर फैलने वाले दंगे हैं ये ना फैलें। अभी तो अफवाहें अलग अलग तरह की फैलती हैं, तो ये अफवाहों से बचा जा सकता है अगर प्रामाणिक रूप से नेता लोग स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अपने अपने देश की जनता को मुखातिब हों, संबोधन करें और सारी जो स्थिति है अब तक की डेवलपमेंट सामने रखें। अब उसमें भी भाषा बीच में आड़े आ गई। यद्यपि नेहरू कभी हिंदी के मुखर समर्थक नहीं रहे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदी में ही बात होगी, लेकिन वो जानते थे कि अगर जन जन तक कोई बात पहुंचानी है तो मुझे हिंदी में ही बतानी पड़ेगी। तो नेहरू ने अपनी जो बात थी, जो भी उस दिन के निष्कर्ष थे, जो दिशा जो तय हुई थी, गांधी नाराज़ थे। गांधी ने कहा था मैं संबोधित नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरी कोई बात मान ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं। और बाद में यह दायित्व सौंपा गया नेहरू को और जिन्ना को भी, आप अपने अपने देश के लोगों से मुखातिब हो, संबोधित हो वो। तो नेहरू ने चुना कि हिंदी में वो संबोधन देंगे। उन्होंने हिंदी में मिश्रित हिंदुस्तानी आप कह सकते हैं, उसमें अपने देशवासियों को संबोधित किया आकाशवाणी के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। आकाशवाणी नाम बाद में आया था। तो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर नेहरू ने घोषणा की और निर्णयों की सूचना दी, और जो सूचना थी वो हिंदी में, या आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी में दी उन्होंने। उसके बाद जिन्ना बोले। जिन्ना ने अपना मूल वक्तव्य अंग्रेज़ी में दिया था, क्योंकि जिन्ना को तो अब भाषा के मामले में वो सिर्फ अंग्रेज़ी के अलावा कोई भी भाषा ठीक ढंग से बोलने में समर्थ नहीं थे। वो उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी में बोली है, लेकिन उसके साथ साथ
व्यापक रूप से उनके समर्थकों तक ये संदेश पहुंच सके, उसके लिए फिर अनुवाद की व्यवस्था साथ साथ ही की गई है। और उर्दू में उसका जो प्रसारण है वो अलग से हुआ, लेकिन साथ साथ ये अनूदित रूप जो है वो दिया गया। और यही सोच कर दिया गया कि अब व्यापक रूप से छोटे से बड़े आदमी तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। भाषा वहाँ पर केंद्र में आई। और उसके बाद किताबों के बारे में बंटवारे को लेकर बहस हो गई। अब अंग्रेज़ी में जो भी था, अंग्रेज़ों ने तो सब कुछ बंटवा दिया था कि ये भी चीज़ें बांटी जाएंगी, और जो बंटवारा है वो आपका 60-40 के अनुपात में होता है। जो भी आप अनुपात तय करेंगे आपस में आपसी आम सहमति के आधार पर, उसके आधार पर हो जाएगा। अब उसमें क्या हुआ कि जब बांटने को आए तो उसमें उदारता का कोई लेश मात्र भी नहीं था, सद्भाव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मसलन फ़ौजी पट्टियाँ, उन्हें भी बांटा गया। अब फ़ौजी तो उस वक्त पूरे भारत के थे, पूरे देश के थे, लेकिन जब उनकी पट्टियाँ जो हैं वो भी बांटने की बारी आई तो उन्हें भी बांटा गया। और इसी प्रकार से बंदूकें हैं वो भी बांटी गई, वो सहज था, बटनी थी। लाठियाँ जो थी पुलिस वालों के पास वो भी बांटी गई कि 60 आप लो, 40 आप लो, इस तरह से बांट दी गई। और तो और रही जो पुलिस का जो बैंड था, उसके भी वो जो ढोल नगाड़े जो कुछ भी होता है उसमें दुंदुबियाँ होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, शहनाइयाँ होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसी अनुपात से बांटी गई। मतलब यह है कि अगर एक बैंड है तो उस बैंड के जो उपकरण हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी बांट लिए गए। अनुपात वही रहा जो उनमें तय हुआ था। किताबों का हुआ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का बंटवारा बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसमें ये भी नहीं देखा गया कि कम से कम कोई एक शब्द का पूरा भाग तो हम एक देश को दे दें। सीधा 60-40 बीच में एक लकीर खींच दी गई कि 60 इधर 40 इधर। मतलब उसमें कोई बौद्धिकता या बुद्धिमत्ता का लेश मात्र भी नहीं था। ये डोमिनिके या लेपायर, जो उनकी कल्पना शक्ति का कमाल नहीं था, ये वस्तुतः रिकॉर्ड की बात है। ये सब चीज़ें हुई। और सबसे बड़ा दिलचस्प झगड़ा जो है वो वायसराय की गाड़ी को लेके हुआ, वायसराय की बग्गी को। जिस बग्गी में वायसराय बैठकर सेंट्रल जो केंद्रीय अपना संसद भवन था वहाँ जाया करते थे, वो बग्गी किसको मिलेगी ये फैसला नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान ने दावा किया कि हम लोग पहले ही बड़े पीछे हो गए हैं, तो ये बग्गी तो कम से कम हमें दे दो। तो भारत का दावा है कि जब दिल्ली से सत्ता चलनी है और यहीं पर बग्गी अब तक रही है, तो ये बग्गी कैसे जा सकती है। एक सुझाव ये भी आया कि इसके 2-2 पहिए बांट दो। वो लेकिन उसे समझ गए लोग कि ये सुझाव देने वाले मजाक कर रहे हैं। तो अंत में निर्णय ये हुआ कि ऐसी खूबसूरत चीज़ को बांटा ही नहीं जा सकता, तो इसके लिए सिक्के उछाल के फैसला कर दिया जाए। और संयोग से जब हेड चेन हुआ, सिक्का उछाला गया, तो सिक्का भारत के पक्ष में आया और बग्गी यहाँ पर रह गई। लेकिन बाकी जो सामान था, जो अंगरक्षकों का, जो उनकी ड्रेसेस थी, उनके फीते थे, तस्मे थे, हर चीज़ बड़ी बेरहमी के साथ, संवेदनहीनता के साथ बांटी गई। जब ब्रिटानिका को ही आपने बीच में काट के दे दिया, तो इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या हो सकती है। किताबों के मामले में भी आप इस तरह से अड़े तो हर बात के लिए। और तो ये शब्दकोश है वो आधे आधे फाड़ कर बांट लिए गए, तो उसमें कोई तुक नहीं बैठती। इसी बीच में जो महत्वपूर्ण बात है, मैं वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आज उसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, कि आज ही के दिन तय हुआ था कि आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या होगा। इसकी स्वरूप की रूपरेखा 4 अगस्त को बन गई थी, क्योंकि ये विचार विमर्श चल रहा था कि अब आगे 14-15 तारीख आनी है, तो अंतरिम रूप से तो कोई शेप देनी पड़ेगी, कोई उसको आकार देना पड़ेगा। तो अंतरिम रूप से सबसे पहले फैसला भारत के पहले मंत्रिमंडल का होना ही था, स्वाभाविक था। हमें तो अपने से सरोकार है। इसमें प्रधानमंत्री जाहिर था, जवाहरलाल नेहरू का नाम था। फिर उसके बाद नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था। उनके पास गृह मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय INB भी उनके पास था। ये तय हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें भी मंत्रिमंडल में पहली बार
लेने का प्रस्ताव आया था कि ये खाद्य मंत्री और खाद्य के साथ साथ अपना खाद्य नहीं, शिक्षा मंत्री मेरे ख्याल में था, थोड़ा सी मैं भूल कर रहा हूँ कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो खाद्य एवं कृषि 2 विभाग उनको देने का निर्णय हुआ, निश्चय हुआ। उसके बाद चौथे स्थान पर डॉक्टर ये अपने कलाम साहब का नाम आया और अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उनका नाम का प्रस्ताव पहले चरण में आ गया। और इसी प्रकार से डॉक्टर जॉन मथाई, इन्हें रेलवे और परिवहन मंत्रालय को, रेलवे के अलावा केंद्रीय स्तर पर जो परिवहन था वो भी इन्हीं को दे दिया गया। अब उसके बाद आया रक्षा मंत्री का पद, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, ये पंजाब के सरदार बलदेव सिंह को दे दिया गया। तो ये चीज़ें तय जो है वो 4 अगस्त को हो गई थी। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्री का पद जो था वो अलग से दिया गया और रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय, कम्युनिकेशन का जो संचार मंत्रालय था वो उनको दे दिया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति, सप्लाई और इंडस्ट्री, ये दोनों विभाग महत्वपूर्ण दे दिए गए और वीएन गाडगिल को खनन, माइंस, जो कि आजकल विवादों का केंद्र बना हुआ है, तो ये वीएन गाडगिल को एनर्जी, साथ में जो ऊर्जा है ये विभाग भी साथ में, बिजली का महकमा, मोटी सी बात, ये सारी चीज़ें तय हो गई। और अलग अलग राष्ट्रों पर जो सहमति जताने की बात थी, ये एक दिन पहले 3 जून को सहमति ऑल इंडिया रेडियो पर जता दी गई थी और उसके बाद 4 को अलग से बैठक हुई भारतीय भावी मंत्रिमंडल के बारे में। तो आज के दिन ये तय हुआ था कि कौन कौन सा विभाग संभालेगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।